हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, कई लोग एडिटोरियल को पसंद नहीं करते हैं। बिगनर्स कहते हैं सर कुछ भी समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या है। तो उनके लिए एक छोटा सा न्यूज़ है, ये भी द हिंदू से ही मैंने उठाया है। और ये द हिंदू दिल्ली का है। मैं अगर पेज नंबर आपको दिखाऊं तो पेज नंबर है 3, यानी कि जो सिटी न्यूज़ होता है। तो ये दिल्ली वाले द हिंदू में तो दिखाई देगा, बाकी में तो अलग सिटी होंगे। मुंबई वाले में अलग होगा, हैदराबाद वाले में अलग होगा। तो अगर आप चाहें तो यहीं से एक स्क्रीनशॉट ये ले सकते हैं। ये मैं आपको कराने जा रहा हूँ कि डॉक्टर हरास्ट वाला। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए, कोशिश कीजिएगा। वैसे तो मैं न्यूज़पेपर डाल ही दूंगा, चलेगा। इससे न्यूज़पेपर डाल दूंगा तो उसमें से भी देख लीजिएगा आप। ये करके देखते हैं कितना समझ में आता है, सिर्फ बिगनर्स के लिए। चलेगा इस गाइस, सबसे पहले हेडलाइंस को पहचानना सीखते हैं। यहाँ लिखा है कि डॉक्टर हरास्ड बाय हिज द्वारका हाउसिंग सोसाइटी। अब इसका क्या मतलब है? कहीं कोई ज्यादा ग्रामर नहीं दिख रहा है, सीधा लिखा है कि डॉक्टर हरास्ड। ये जो हरास्ड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिए कि अगर हेडलाइन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म में दिखाई दे, आप समझ जाइए कि वो पैसिव है। और यहाँ तो बाई भी लगा हुआ है, तो आप समझ ही जाएंगे कि पैसिव है। ज्यादातर जो हेडलाइन है या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई देगा या इस तरह से थर्ड फॉर्म होगा जो पैसिव की तरफ इशारा करेगा। तो आप ज्यादा तो नहीं समझ पाएंगे जब तक आप पूरा नहीं पढ़ेंगे। फिर भी देखते हैं कि डॉक्टर को हरास किया गया, परेशान किया गया बाय हिज द्वारिका हाउसिंग सोसाइटी, यानी कि द्वारिका में जो उसकी हाउसिंग सोसाइटी है उसके द्वारा परेशान किया गया। अब आगे देखते हैं कि हुआ क्या एग्जैक्टली, देखते हैं। सेंटेंस को पढ़ते हैं गाइस, कितना बड़ा हो सकता है। देखिए, अ 36 ईयर ओल्ड डॉक्टर, ठीक है, हु वॉज ऑन कोविड-19 ड्यूटी, ठीक है, इन मार्च has alleged that he was harassed by his housing society in Dwarika for being around COVID-19 patients। फुल स्टॉप यहाँ पर है। गाइस, बिगनर्स जो है इत्मीनान से देखिए सेंटेंस क्यों इतना बड़ा है। आप कहेंगे कि अरे यार यहाँ से शुरू हुआ और वहां जाके खत्म हुआ है। कैसे देखते हैं? अ 36 ईयर ओल्ड डॉक्टर, हो गया जी 36 साल का डॉक्टर। इस डॉक्टर के तुरंत बगल में हु देख रहे हैं। ये हु क्या कर रहा है? क्या हु का मतलब कौन है? नहीं, ये हु से जो वाक्य आपको दिखाई देगा उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। ये एडजेक्टिव क्लॉज है। ये हु क्या है? आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये काम क्या करेगा? इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देगा कि 36 साल का जो डॉक्टर है उसके बारे में बता रहा है कि हु वॉज, जो था, ऑन कोविड-19 ड्यूटी, यानी कि वो कोविड-19 के ड्यूटी पर था। इस हु से लेके ड्यूटी तक ये एडजेक्टिव हो गया। देख रहे कैसा एडजेक्टिव है? आपने हमेशा एडजेक्टिव ऐसा सुना होगा, गुड, बैड, लेकिन यहां पर ये अजीब सा एडजेक्टिव है ना, ये एडजेक्टिव है दोस्तों। फिर उसके बाद प्रेपोजिशन से सेंटेंस को जोड़कर बड़ा कर देते हैं, इसको बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो ड्यूटी, फिर इन मार्च, तुरंत बता दिया कि कब था, तो मार्च में था। फिर यहां पर है हैज अलीज्ड। ये हैज क्यों आया है? इस डॉक्टर के लिए आया है। डॉक्टर सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, और अलीज्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कि 36 साल का डॉक्टर जो कोविड-19 की ड्यूटी पर था मार्च में, हैज अलीज्ड, उसने आरोप लगाया है, ऐसा बयान दिया है। अलीज का मतलब क्या होता है? आप आरोप लगाते हो, कोई बयान देते हो कि उसने मारा, उसने चाकू निकाला, ऐसे अलीज करते हैं। इसलिए हम न्यूज़पेपर में अलीज्डली लिखा रहता है कि बयानित रूप से उसने ये बयान दिया। अब फिर क्या बयान दिया? अब ये दैट से जो सेंटेंस आपको शुरू हो रहा है, ये दैट जो है इसे बोलते हैं कंजंक्शन। ये क्लॉज बनाता है, ये नाउन क्लॉज बनाएगा। और नाउन क्लॉज या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ ये ऑब्जेक्ट बन रहा है कि ही अलीज्ड, उसने मतलब बयान दिया। क्या बयान दिया? तो ये दिया दैट, यह कि ही वॉज हरास्ड। देखिए पैसिव है ये, ही वॉज हरास्ड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। उसे हरास किया गया बाय हिज हाउसिंग सोसाइटी, उसके हाउसिंग सोसाइटी के द्वारा। फिर इन से जोड़ दिया, इन द्वारिका, ये द्वारिका में है सोसाइटी, इस सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। फिर किस लिए? तो फॉर बीइंग अराउंड कोविड-19 पेशेंट, इसलिए हरास किया। बी मतलब होना, तो बीइंग अराउंड, चारों तरफ होना, कोविड-19 पेशेंट के चारों तरफ होने के लिए, होने के कारण सोसाइटी ने हरास किया। कुछ समझ में आया? ऐसे हम सेंटेंस को तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें जो बिगिनर्स है उनको मैं सिखाता हूं, ये एडजेक्टिव आपको सिखाता हूं, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। बोर मत होइएगा, सीखिए गाइस। गाइस देखिए, आप अगर बिगिनर्स हैं
तो टेंस वगैरह तो आप जानते ही होंगे, एडजेक्टिव भी आप जानते होंगे, लेकिन ये जो एडजेक्टिव है ना, ये आपको क्लॉज के रूप में दिखाई देगा। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, आराम से इसको समझते हैं। किसी भी सेंटेंस के बगल में आपको हु दिखाई दे, जैसे यहाँ कोई सेंटेंस लिखा है, यहाँ आपको हु दिखाई देगा। यहाँ सेंटेंस लिखा है, यहाँ आपको विच दिखाई देगा। यहाँ सेंटेंस लिखा है, यहाँ आपको दैट दिखाई देगा। ये तो आपको दिखाई देगा। कई बार ऐसे होगा, सेंटेंस लिखा है, यहाँ हुज दिखाई देगा। यहाँ सेंटेंस लिखा है, यहाँ पर हुम दिखाई देगा। इस तरीके से सेंटेंस लिखा है, यहाँ पर ऑफ विच दिखाई देगा, हो सकता है आपको दिखाई दे ऐसे। तो इस तरह से अगर दिखाई दे, तो ये जो बीच में जो आ रहा है ना, ये मीडिएटर जो आ रहा है, ये तो आपका हो गया जी रिलेटिव प्रोनाउन। इसको हम बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, नाम में क्या रखा है, काम देखते हैं। अब इसके बाद फिर एक सेंटेंस होगा, ऐसे ऐसे करके सेंटेंस होगा। तो अभी हमें समझना है कि जब ये सेंटेंस है और फिर अचानक ये आएगा और फिर एक सेंटेंस होगा, तो यहां से लेके वो सेंटेंस करेगा क्या काम, थोड़ा इत्मीनान से देखते हैं कैसे। मैं आपको बताता हूँ। एक सेंटेंस है कि आई एम टॉकिंग टू द बॉय। ठीक है, फिर यहां है हु वॉज abusing you that day। अब इत्मीनान से आप देखें तो आई से लेके आई एम टॉकिंग टू दैट बॉय, ये जो आप देख रहे हैं, आई एम टॉकिंग टू दैट बॉय, ये एक सेंटेंस है। इस तरह का जो आपको सेंटेंस दिखाई देगा, इस सेंटेंस को हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। कभी नाम सुना तो होगा। नाम में क्या रखा है, यहां से देखते हैं। और ये जो हु लग गया ना, हु से जो सेंटेंस आपका शुरू होगा, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जहां पे खत्म होगा, तो हु से लेकर के यहां तक का जो सेंटेंस है, इसके कई नाम हैं। एक तो इसका नाम है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, कभी नाम सुना होगा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। बोर मत होइएगा, बस देखते रहिए। इसका नाम है डिपेंडेंट क्लॉज। नाम देखिए कितने नाम दिए गए हैं, डिपेंडेंट क्लॉज। ओके, और जब इसे आप सब ऑर्डिनेट क्लॉज का है या डिपेंडेंट क्लॉज का है, ये काम कितने करता है, ये जो हु से लेके यहां तक देख रहे हैं, ये जो काम करता है, ये काम करता है, या तो ये नाउन का काम करता है, या ये एडजेक्टिव का काम करता है, या ये एडवर्ब का काम करता है। जब नाउन का काम करेगा तो इसका नाम पड़ जाएगा नाउन क्लॉज। है ये सबऑर्डिनेट, है ये डिपेंडेंट, बट जब अगर नाउन का काम करेगा, नाउन मतलब जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनेगा, तो नाउन क्लॉज कहलाएगा। जब ये विशेषता बताना शुरू करेगा, इन्फॉर्मेशन देना चाहेगा, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। और एडवर्ब का मतलब है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ कि कहाँ हुआ, प्लेस वगैरह, जब ये बताएगा तो एडवर्ब का काम करेगा, तो एडवर्ब क्लॉज हो गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं एडजेक्टिव क्लॉज पे। तो एडजेक्टिव क्लॉज की यही पहचान है कि वो चालू या तो हु से होगा, इनमें से चालू होगा। देख रहे, हु, विच, दैट। हालांकि दैट से नाउन क्लॉज भी चालू होता है, बट आपको जो मैं समझा रहा हूँ पहले वो समझिए। तो हम काम कर रहे हैं एडजेक्टिव क्लॉज पे। थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब है कि कुछ विशेषता बताएगा। तो मैं कह रहा हूं कि आई एम टॉकिंग, मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू द बॉय, मैं लड़के से बात कर रहा हूं, हु वॉज abusing you yesterday, यानी कि मैं उस लड़के से बात कर रहा हूं जो तुम्हें गाली दे रहा था कल। तो इस लड़के के बारे में, लड़का क्या है, यही हमारा नाउन है, तो इसके बारे में कुछ तो बता रहा है ना। तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई वर्ड हो, कोई फ्रेज हो, या कोई क्लॉज हो, वो जो कुछ भी बताएगा, जरूर नहीं कि विशेषता बताए, कुछ इंफॉर्मेशन भी देगा, वो एडजेक्टिव का काम करेगा। इसलिए इसका नाम है एडजेक्टिव क्लॉज। इसको हम क्लॉज कहते हैं। क्लॉज क्यों कहते हैं, फ्रेज क्यों नहीं, क्योंकि क्लॉज के अंदर एक वर्ब होता है, जैसे एब्यूजिंग यहाँ पर वर्ब है, एक पूरा सब्जेक्ट होता है, या सब्जेक्ट तो हु अपने आप में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो मैं बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि आपको न्यूज़पेपर में ऐसे जब भी हु दिखाई दे, तो हु का मतलब कौन नहीं है, ये हु से जो वाक्य चालू हो रहा है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये यहाँ डी साइलेंट होता है, तो वैसे तो प्रोनाउंस करते हैं एडजेक्टिव, लेकिन मैं कई लोग एडजेक्टिव बोलते रहते हैं, शुरू से आदत है। एनीवे, तो समझ में आ गया गाइस। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं कि मैं बोलूँ कि आई नो द गर्ल
हु ऑलवेज हेल्प्स यू, इसका क्या मतलब है? आई नो द गर्ल, मैं उस लड़की को जानता हूँ। कौन सी लड़की? वही हु ऑलवेज हेल्प्स यू, जो हमेशा तुम्हारी मदद करती है। तो समझ में आ रहा है ना, ये होता है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। आगे देखते हैं गाइस। देखिए, ही फर्दर सेड, फर्दर मतलब आगे, आगे मतलब अपनी बात में उसने आगे कहा, दैट द मेंबर्स स्टॉप्ड हिज डोमेस्टिक हेल्प फ्रॉम एंटरिंग द प्रीमाइसेस। सेंटेंस को समझिए कैसे होता है। ही फर्दर सेड, उसने आगे कहा। सेड के बाद यहां पर दैट क्यों आता है? दैट क्यों आता है? उसने कहा, क्या कहा? सेड हमारा क्या है? वर्ब है। वर्ब के बाद क्या चाहिए? वर्ब के बाद हमें इस वर्ब का एक ऑब्जेक्ट चाहिए। मतलब कहा तो क्या कहा, व्हाट से कुछ पूछ रहे हैं ना कि क्या कहा, तो ये दैट से लेकर के यहां तक इतनी बड़ी बात कही, तो इसको हम कहते हैं नाउन क्लॉज। ये दैट यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये दैट यहां पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो ही फर्दर सेड, उसने ये कहा कि द मेंबर्स स्टॉप्ड, मेंबर ने रोक दिया, हिज डोमेस्टिक हेल्प, रोक दिया। स्टॉप्ड हमारा वर्ब है, स्टॉप्ड किसको रोका, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हिज डोमेस्टिक हेल्प, इतना बड़ा देख रहे हैं, उसके नौकरानी को। डोमेस्टिक हेल्प का मतलब क्या है? जो आपके घर के काम में हाथ बटाए, मतलब नौकर नौकरानी, उसको डोमेस्टिक हेल्प कहते हैं। उसको रोक दिया फ्रॉम एंटरिंग, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगा तो उसमें आईएनजी लग कर रहेगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, तो वर्ब को अगर नाउन बनाना है तो आईएनजी लगाइए, जिरेंड बनाइए। तो फ्रॉम एंटरिंग द प्रीमाइसिस, यानी कि उस बाउंड्री में, उस प्रीमाइसिस में घुसने से उसके नौकरानी को मना कर दिया। सोचिए लोगों ने। आगे देखते हैं क्यों, कैसे। मणिशंकर माधव एंड हिज वाइफ, कॉमा, फिर यहां पर देखिए हु इज ऑल्सो अ डॉक्टर, लिव इन द्वारिका नॉर्थ। क्या मतलब है भाई इसका? यहां तो देखिए कि मणिशंकर माधव, ठीक है, एंड हिज वाइफ, वाइफ के बाद यहां क्या आ गया? हु इज ऑल्सो डॉक्टर। ये वाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वाइफ जो ऑल्सो अ डॉक्टर, जो खुद भी एक डॉक्टर है, लिव रहते हैं इन द्वारिका नॉर्थ, नॉर्थ द्वारिका में रहते हैं। आराम से सेंटेंस को तोड़ना सीखिएगा, आप सीख गए तो मेरा काम हो गया। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर माधव, फिर कॉमा, हु इज ऑल्सो द चीफ मेडिकल ऑफिसर एट पंडित मदन मालविया हॉस्पिटल, said that he was on COVID-19 duty in Rajiv Gandhi Super Speciality Hospital from March 16 to March 31 and was quarantined thereafter। यहाँ पे फुल स्टॉप है। तोड़कर देखते हैं क्या मतलब है इसका। देखिए, डॉक्टर माधव, इसके बाद कॉमा लगा है और यहाँ पर फिर हु कर दिया है। तो हु का मतलब क्या है कि इस मिस्टर माधव के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है। तो आपको समझ में आ गया ना एडजेक्टिव क्लॉज। कॉमा क्यों लगा है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कॉमा इसलिए लगा है कि जरूरी नहीं कि बार बार हम इन्फॉर्मेशन दें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कॉमा लगा दो। कॉमा लगाने का ये मतलब है कि ये नहीं भी देते तो चलता। एनीवेज, तो मिस्टर माधव जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं एट पंडित मदन मालविया हॉस्पिटल में, कहा, उन्होंने कहा, क्या कहा, तो ये नाउन क्लॉज, ये कहा कि ही वॉज ऑन कोविड-19 ड्यूटी, वो ड्यूटी पर थे कोविड-19 के। कहाँ पर थे, तो इन राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में थे। कब से कब तक? फ्रॉम मार्च 16 से लेके मार्च 31 तक। एंड वॉज क्वारंटाइन, और फिर उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया, उसके बाद देर आफ्टर उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया। ये यहाँ तक उन्होंने कहा। आगे देखते हैं। वाइल वर्किंग एज द CMO इन द प्राइवेट हॉस्पिटल, कॉमा, रुकते हैं। इस वाइल के बाद अगर वर्ब में आईएनजी आ जाए, इसका मतलब है करते समय। क्या करते समय? काम करते समय। वाइल वर्किंग, काम करते समय। एज द CMO, CMO के तौर पर काम करते हुए इन द प्राइवेट हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में। CMO समझ गए ना, चीफ मेडिकल ऑफिसर, कुछ ऐसा था ना वहां पर। हाँ, चीफ मेडिकल ऑफिसर। अच्छा जी। ही सेड, उन्होंने कहा, दैट 3 ऑफ हिज कलीग्स वर टेस्टेड पॉजिटिव, यानी कि 3 ऑफ हिज कलीग्स, उनके कलीग्स में से जो 3 हैं, ये 3 ऑफ, 2 ऑफ, 1 ऑफ मैं आपको सिखाऊंगा। तो उनके कलीग्स में से जो 3 लोग हैं वर टेस्टेड पॉजिटिव, उनको पॉजिटिव टेस्ट पाया गया। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। बट ही वॉज टेस्टेड नेगेटिव, लेकिन उनको नेगेटिव पाया गया।
जब उनका टेस्ट हुआ तो नेगेटिव निकले। आगे देखते हैं, फॉर ओवर अ मंथ आई एम बीइंग इल ट्रीटेड, यानी कि 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया, आई एम बीइंग इल ट्रीटेड, मुझे इल ट्रीट किया जा रहा है, यानी कि मेरे साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, बिकॉज आई हैव स्टेड अराउंड कोविड-19 पेशेंट। आई हैव स्टेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि मैं स्टेड अराउंड यानी कि चारों तरफ रहा हूँ कोविड-19 पेशेंट के, इसलिए मुझसे बुरा बर्ताव किया जा रहा है। दे डू नॉट एंटर द लिफ्ट, वे लोग लिफ्ट में एंटर नहीं करते हैं, दैट आई एम इन, दैट यानी कि जो मैं जिसमें हूँ, एक्चुअली ये ऐसे, ये जो दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, मुझे इस कहना चाहता है वो लिफ्ट जिसमें मैं हूं, तो जिसमें के लिए इन्होंने दैट यहां लगाया, इन यहां लगा दिया, इन विच भी लगा सकते थे और दैट भी लगता है, तो द लिफ्ट दैट आई एम इन, जिस लिफ्ट में मैं हूं वो उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अराउंड 20 डेज अगो, 20 दिन पहले, आई वॉज, आगे देखते हैं इसको, आई वॉज आस्क्ड नॉट टू टच द मेन गेट। देखिए आस्क मतलब ये नहीं कि कुछ पूछा कि हाँ भाई सब कैसे हो, यहाँ आस्क्ड नॉट टू टच का मतलब है कि ऐसा कहा कि ऐसा मत कर भाई। आई वॉज आस्क्ड यानी कि मुझसे कहा गया नॉट टू टच द मेन गेट, कि भैया मेन गेट मत छुओ ऑफ द अपार्टमेंट, अपार्टमेंट का मेन गेट छूने से मना किया गया। पीपल चेंज्ड देयर डायरेक्शन वेर एवर आई वेंट, जहां कहीं भी मैं जाता था लोग अपना डायरेक्शन बदल देते थे। पास्ट एंड डेफिनिट में आप ऐसे भी कह सकते हो मैं जाता था बदल देते थे, रूटीन को भी दिखा सकते हो पास्ट का, और नहीं तो जहां कहीं भी मैं गया लोगों ने अपना डायरेक्शन बदल दिया। ही एडेड, ऐसा उन्होंने कहा। आगे देखिए, इन हिज कंप्लेंट, अपने कंप्लेंट में, टू द पुलिस, जो पुलिस को उन्होंने किया था, उन्होंने लिखा, ही रोट, दे आर ट्रीटिंग मी लाइक आई एम अ कोविड-19 कैरियर, वो मुझे ऐसा ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं ही कोविड-19 कैरियर हूं, यानी कि मैं ही इधर उधर फैला रहा हूं। एंड एनी वन वर्किंग और कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद मी कैन गेट इफेक्टेड, और वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं कि कोई भी चाहे काम करे मेरे साथ या मेरे घर आए, इन कॉन्टैक्ट विद, मेरे कॉन्टैक्ट में आए, कैन गेट इन्फेक्टेड, वो इन्फेक्टेड हो सकता है, ऐसा वो लोग बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ। दे ब्लेम्ड मी फॉर यूजिंग द लिफ्ट, उन्होंने मुझे लिफ्ट यूज करने के लिए ब्लेम किया, एंड एडवाइज्ड मी, और मुझे राय दी, टू एडवाइज मी टू केप्ट माई डोमेस्टिक हेल्प इन फ्लैट, एक्चुअली है एडवाइज मी टू कीप होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, एडवाइज्ड मी टू कीप माई डोमेस्टिक हेल्प इन फ्लैट, कहा कि भैया अपने नौकरानी को ना फ्लैट में रख लो क्योंकि बार बार आना जाना ठीक नहीं है। तो इसमें मैं आपको कुछ चीजें सिखाता हूँ, सीख लेते हैं। गाइस सबसे पहले तो आप आस्क को देखिए, बिगिनर्स के लिए करा रहा हूँ, आस्क देखिए। आस्क का ज़्यादातर मतलब लोगों को पता है कि आस्क मतलब होता है पूछना, यही पता है, जैसे कि मैंने तुमसे पूछा तो आई आस्क्ड यू। तो अगर आप इसको पूछना बोलेंगे तो फिर पता है क्या होगा, आई आस्क्ड यू के बाद फिर यहाँ कॉमा लगाइए और यहाँ पर वो क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा कि आई आस्क्ड यू, मैंने तुमसे पूछा कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, ये हो गया, ये सबको पता है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि आस्क का एक और मतलब होता है कुछ करने के लिए कहना, एक तरीके से आज्ञा देना, ये कहना कि ऐसा करो या ऐसा मत करो। जैसे मैं बोलूं कि मैंने अपनी पत्नी को चाय बनाने के लिए कहा, तो जो सही अंग्रेजी है वो ऐसे होगा, आई आस्क्ड माई वाइफ। पास्ट डेफिनिट है तो सेकेंड फॉर्म आ गया, आई आस्क्ड माई वाइफ। फिर यहां पर हमें इन्फिनेटिव दिखाना पड़ेगा पर्पस के लिए, टू मेक टी, ये आपका इन्फिनेटिव है, आई आस्क्ड माई वाइफ ये इन्फिनेटिव है, टू मेक टी यानी कि चाय बनाने के लिए कहा। लोग क्या सोचेंगे जो गांव घर में जो ट्रांसलेशन अभी सीख रहे होंगे कि मैंने कहा, वो बिल्कुल हिंदी की इंग्लिश करते, मैंने कहा, आई मतलब मैं, कहना का से, तो आई सेड, मैंने अपनी पत्नी से कहा, आई सेड टू माई वाइफ, ऐसे करके कहते हैं। हालांकि चल जाएगा, स्पोकन इंग्लिश वगैरह में चल जाएगा, बट यही मेन है जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, चाहे इंग्लिश मूवीज आप देख लीजिए यही आएगा। तो उसने मुझसे कहा कि तू इस गेट को मत छू, तो उसने मुझसे कहा, ही आस्क्ड मी। जैसे आप नेगेटिव बोलेंगे ना तो सिर्फ आपको नॉट टू लगाना है, ही आस्क्ड मी नॉट टू टच, नॉट टू टच द गेट, मतलब गेट को मत छू, नॉट टू टच द गेट। ऐसे अगर आप डायरेक्ट ऑर्डर देंगे, ओ भाई गेट को मत छू, तो फिर आप डोंट करके ऑर्डर देते हैं, ए डोंट टच द गेट, ऐसे बोलते हैं ना।
डोंट टच द गेट। लेकिन जब आप किसी को कहानी सुनाते हैं ना कि यार पता है मैं गेट को छूने जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू टच द गेट, सडनली समवन केम एंड ही आस्क्ड मी नॉट टू टच द गेट, उसने मुझसे कहा भैया गेट मत छू। तो कहने के दो तरीके हैं। अगर आप डायरेक्ट तरीके से बोलेंगे, नरेशन पढ़ा होगा आपने, डायरेक्ट बोलेंगे तो आप ऐसे बोलेंगे कि यस्टरडे आई वाज गोइंग टू टच द गेट, सडनली समबडी केम एंड ही सेड हे 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 डोंट टच द गेट, डोंट टच द गेट, ये डायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट में बोलेंगे कि यस्टरडे आई वाज ट्राइंग टू टच द गेट, सडनली समबडी केम एंड आस्क्ड मी नॉट टू टच द गेट, ये हो गया इनडायरेक्ट, ये होता है तरीका। आगे देखते हैं गाइस। इसके बाद न्यूज़पेपर में आपको वाइल तो हमेशा ही दिखाई देगा। वाइल दो रूप में दिखाई देगा। यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है वाइल, ये दिखाई दे रहा है वर्ब है, वर्ब में लगा हुआ है आईएनजी। इसका मतलब होता है कि कुछ भी करते समय, खाते समय, पीते समय, नाचते समय, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि वाइल ईटिंग, खाते समय, वाइल ईटिंग मैं टीवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी, हो गया। तो वाइल वर्किंग, काम करते समय, वाइल टॉकिंग टू हिम, उसके साथ बात करते समय, ये आपका वाइल हो गया। क्लियर है? वाइल का जो दूसरा इस्तेमाल आपको एडिटोरियल वगैरह में ज़्यादा मिलेगा, वो ऐसे मिलेगा, वाइल लिखा होगा, एक सेंटेंस होगा, फिर एक कॉमा होगा और फिर एक सेंटेंस होगा। ये मुश्किल वाला वाइल है। यहाँ पर ये कॉन्ट्रास्ट का काम करता है, मतलब ये कुछ और बताएगा और फिर ये वाला उसके अंतर में बताएगा। जैसे ऑल दो वाले में होता है ना, जैसे ऐसे लिखा होगा कि while he earns 10,000 rupees per month, फिर एक कॉमा होगा, फिर लिखा होगा his wife earns 50,000 rupees per month। तो देख रहे हैं, चूंकि, हालांकि, जबकि, इसका ये मतलब है जबकि वो कमाता है 10,000 लेकिन उसकी पत्नी कमाती है 50,000 महीने का। इस तरीके से अगर हो तो ये वाइल होता है, ये एडिटोरियल में ज़्यादा मिलेगा। आगे देखते हैं। डॉक्टर माधव से, डॉक्टर माधव ने कहा दैट द हाउसिंग सोसाइटी सेक्रेटरी, यानी कि हाउसिंग सोसाइटी का जो सेक्रेटरी है, इज नॉट अलाउइंग हिज डोमेस्टिक हेल्प, वो उसकी नौकरानी को अलाउ नहीं कर रहा है टू एंटर द प्रीमाइसेस, उस अहाते में घुसने के लिए, उस बिल्डिंग में घुसने नहीं दे रहा है। वी नीड आर डोमेस्टिक हेल्प टू कुक मील्स, हमें ज़रूरत है हमारे डोमेस्टिक हेल्प की, क्या करने के लिए, ये इन्फिनिटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू कुक मील्स, खाना पकाने के लिए, एज बोथ, जैसा कि बोथ माई वाइफ एंड आई वर्क, जैसा कि दोनों ही, मैं और मेरी जो पत्नी वो काम करते हैं। बट द सेक्रेटरी रिफ्यूज, सेक्रेटरी ने भैया साफ मना कर दिया कि भैया हम कुछ नहीं जानते, हम अंदर नहीं घुसने देंगे। आई इवन शोड हिम द गवर्नमेंट ऑर्डर, यहाँ तक कि मैंने उन्हें गवर्नमेंट का ऑर्डर दिखाया, दैट अलाउज, ये दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ऑर्डर के बारे में कह रहा है कि वो ऑर्डर दैट अलाउज, जो इजाजत देता है डोमेस्टिक हेल्प्स टू रिज्यूम वर्क, कि डोमेस्टिक हेल्प अपना काम रिज्यूम कर सकते, फिर से चालू कर सकते हैं। बट ही डिड नॉट लेट मी, लेकिन वो मुझे ऐसा नहीं करने दिया, सिक्योरिटी गार्ड ने, द डॉक्टर एडेड, ऐसा डॉक्टर ने अपनी बात में ऐड किया, बात में रखा। आगे देखिए। आफ्टर हिज इंट्रैक्शन विद द सेक्रेटरी, यानी कि सेक्रेटरी के इंट्रैक्शन के बाद, जब उसकी बात सेक्रेटरी से हुई, द डॉक्टर अप्रोच द पुलिस, डॉक्टर ने पुलिस को अप्रोच किया, उसके पास गए, बट दे डिड नॉट रजिस्टर एन एफआईआर, लेकिन पुलिस वालों ने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया, और रिसीव द कंप्लेंट, और कंप्लेंट भी रिसीव नहीं किया। आई वेंट टू द ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, यानी कि द्वारिका में जो डिप्टी कमिश्नर पुलिस का ऑफिस है, मैं वहां पर गया। वेयर, या वेयर का मतलब जहां, दे डायरेक्टेड मी, उन्होंने मुझे निर्देश दिया, टू मीट अनदर ऑफिसर, दूसरे ऑफिसर से मिलने का निर्देश दिया। तो ये हो गया, दूसरे ऑफिसर से मिलने का निर्देश दिया। अब है कि हु सेड, जिसने कहा, हु मतलब जो दूसरा ऑफिसर, उसने कहा, ये कहा दैट हैड ऑल दिस हैपन टू मी, अभी आपके समझ में शायद नहीं आ रहा होगा कि हैड all this happened to me on duty, comma, they would have registered the FIR but cannot do so in this situation because it is in my residence, the doctor said।
डॉक्टर ने कहा कि जब दूसरे पुलिस वाले के पास मैं गया, हु सेड, जिसने मुझसे कहा दैट कि अगर, इस हैड का मतलब इफ, कि अगर ऑल दिस, अगर ये सब मेरे साथ हुआ होता ऑन ड्यूटी, जैसे मैं हॉस्पिटल में होता, हॉस्पिटल में मेरे साथ होता, दे वुड हैव रजिस्टर्ड द एफआईआर, वे एफआईआर रजिस्टर किए होते। ये कंडीशनल सेंटेंस है, अभी मैं सिखाऊंगा। बट कैन नॉट डू सो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में, बिकॉज इट इज इन माई रेजिडेंस, क्योंकि मेरे घर की बात है, घर पे हो रहा है। द डॉक्टर सेड, ऐसा डॉक्टर ने कहा। अब मैं आपको सिखाता हूं कि यहाँ ये इफ की जगह हैड क्यों लगा है। चले गए, सीखते हैं। गाइस, कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस अगर आप बिगिनर्स हैं तो शायद आपको नहीं पता होगा। कंडीशनल सेंटेंस में एक कंडीशनल थर्ड होता है, एक कंडीशनल जीरो होता है, फिर कंडीशनल वन, कंडीशनल टू, कंडीशनल थर्ड, इतने सारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। मैं थर्ड की बात कर रहा हूँ, कहीं देख लीजिएगा, मैंने वीडियोस काफ़ी बनाए इस पर। एनीवेज, इसमें क्या कहता है, इसका एक स्ट्रक्चर है कि जो पहला पार्ट होगा वो इफ से चालू होगा ऐसे, उसके बाद इसमें सब्जेक्ट होगा, हैड लगा होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, फिर एक कॉमा होगा, और जो दूसरा पार्ट होगा उसमें सब्जेक्ट होगा, यहाँ ऐसे लगा होगा वुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जब एक्शन की बात करें, कोई एक्शन हुआ इसलिए वर्ब है, वर्ब मतलब एक्शन। जैसे अगर सेंटेंस देखा जाए, मैं बोलूँ कि अगर उसने मुझे थप्पड़ मारा होता, इफ ही हैड स्लैप्ड मी, अगर उसने मुझे चाटा मारा होता, कॉमा, मैं उसके हाथ तोड़ देता, आई वुड हैव थर्ड फॉर्म लगाइए, ब्रोकन हिज हैंड। ये होता है आपका मेन। इफ ही हैड, अगर तुमने मेरी मदद की होती, पास्ट की बात है, इफ यू हैड हेल्प्ड मी, तो मैं अच्छा महसूस किया होता, आई वुड हैव फेल्ट गुड या फेल्ट बेटर। तो कहने का मतलब है कि आपको हैड लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, ये आपका मेन है, ठीक है। अब एक बिल्कुल फॉर्मल इंग्लिश में क्या होता है कि जहां हम इफ लगा रहे हैं ना, इफ की जगह वो क्या करते हैं कि हैड पहले लगा देते हैं। अब ध्यान दीजिए, जहां पर है कि इफ ही हैड स्लैप्ड, तो इसका अगर मैं इस इफ को, ये जो इफ है ना, इसको हैड मान लूं, ओके, तो फिर कैसे होगा, हैड ही स्लैप्ड मी। आपको अजीब लगे तो लगे, बट यही सच्चाई है। हैड ही स्लैप्ड मी, इस हैड का मतलब है इफ, यानी कि इफ ही हैड स्लैप्ड मी, ऐसे समझेंगे। हैड पहले कर देते हैं और यही इफ की फीलिंग देने लगता है। तो हैड ही स्लैप्ड मी, यानी कि अगर उसने मुझे चाटा मारा होता, बाकी सेम रहेगा कि मैं उसके हाथ तोड़ देता या व्हाटएवर, तो आई वुड हैव ब्रोकन हिज हैंड। तो उसीलिए वहां पर जो दिया था सेंटेंस, मैं अभी सेंटेंस देख के आपको बताता हूं। सेंटेंस पेपर में ये ऐसे दिया है ना कि हैड ऑल दिस हैपेंड टू मी ऑन ड्यूटी, ये सेंटेंस है ना। तो यहाँ हैड का मतलब इफ, अगर ऑल दिस, ये सारा अगर मेरे साथ हुआ होता, तो आपको हैड को पहले कर देना है। ये फॉर्मल इंग्लिश। अगर ये सारा मेरे साथ हुआ होता ऑन ड्यूटी, तो वो लोग एक्शन लेते, तो दे वुड हैव टेकन एक्शन। ये कहने का मतलब समझिए क्यों होंगे, आगे देखते हैं गाइस। डीसीपी द्वारिका एंटो एल्फोन सेड, ये डीसीपी है, इनका ये नाम है, इन्होंने कहा अ कंप्लेंट बाय डॉक्टर माधव हैज बीन रिसीव्ड। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है कि कंप्लेन बाय डॉक्टर माधव के द्वारा जो है हैज बीन रिसीव्ड, उसे रिसीव कर लिया गया है, एंड इट हैज बीन फॉरवर्डेड, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव, इसे फॉरवर्ड कर दिया गया है टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी। कंसर्न्ड अथॉरिटी का मतलब कि जो इस अथॉरिटी से रिलेटेड है उनको दे दिया गया है। व्हेन अ कंप्लेंट फॉर एक्शन इज जनरेटेड, व्हेन मतलब जब, अ कंप्लेंट यानी कि जो शिकायत है, फॉर एक्शन, इस एक्शन के लिए जो शिकायत है, इज जनरेटेड, जब जनरेट किया जाता है फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटी से, वी विल टेक लीगल एक्शन, हम लीगल एक्शन लेंगे। ये भी आपका एक कंडीशनल है फ्यूचर के लिए। मिस्टर माधव ने कहा दैट ही प्लान्स टू लीव द सोसाइटी
आफ्टर द लॉकडाउन, कि वो प्लान कर रहे हैं कि सोसाइटी को छोड़ देंगे लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन एंड होने के बाद, ड्यू टू द इल ट्रीटमेंट, इस तरह से बुरे बर्ताव के कारण सोसाइटी छोड़ना चाहते हैं। बस हो गया। तो गाइज आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो मैं ये पूरा न्यूज़पेपर ही डाल देता हूँ, आप उसमें से भी जाके पढ़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, वहाँ से आप ये न्यूज़पेपर उठा सकते हैं। द हिंदू का न्यूज़पेपर है, आज का 6 मई का। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइज। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइज।